हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है 7 गर्भवती सिंड्रेला बहनों की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले परीलोक में एक अच्छी रानी परी रहती थी। रानी परी की 7 खूबसूरत बेटियाँ थीं। उन 7 को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। दूसरी तरफ जब भी उन्हें कोई खूबसूरत परी दिखाई देती, तो वो परी का हुलिया बिगाड़ कर उसे काली और बदसूरत बना देती थी। इसी तरह एक दिन सिंड्रेला और उसकी 6 बहनें परीलोक की सैर कर रही थी कि तभी उन्हें एक घर में शादी होती हुई दिखाई देती है। फिर सिंड्रेला और उसकी 6 बहनें वहाँ पहुँचकर शादी देखने लगती हैं। तभी वो देखती हैं कि दुल्हन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और उसकी खूबसूरती देखकर उन 7 बहनों को बहुत जलन होने लगती है। अरे ये दुल्हन तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत बनकर बैठी हुई है। मुझे नहीं पता था कि परीलोक में हमसे भी ज्यादा खूबसूरत परी रहती है। हाँ, तूने सही कहा। इसकी खूबसूरती देख मेरा तो खून ही खौल रहा है। चलो मिलकर इसे काली और बदसूरत बना देते हैं। फिर वो 7 बहनें दुल्हन के पास पहुंच जाती हैं। क्यों रे, इतनी खूबसूरत दिखने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? इस परीलोक में सिर्फ हम 7 बहनें ही सुंदर दिख सकती हैं और कोई भी नहीं, समझी तू? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आज मेरी शादी है, इसीलिए मैंने अच्छा मेकअप किया है। आखिर इसमें बुराई ही क्या है? क्या बुराई है? ठहर जा, अभी बताते हैं तुझे हम। फिर सिंड्रेला और उसकी 6 बहनें अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से उस दुल्हन को बहुत ही काली और बदसूरत बना देती हैं। ये देख दूल्हे को बहुत गुस्सा आता है और वो उन 7 बहनों को भला बुरा कहने लगता है। फिर वो 7 परियां दूल्हे को भी बहुत ही काला और बदसूरत कर देती हैं और जोर जोर से हंसते हुए उन दोनों का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चली जाती हैं। फिर अगले दिन दूल्हे की माँ अपने बेटे और बहू को लेकर रानी परी के पास पहुँच जाती हैं। ये देखिए रानी जी, आपकी 7 बेटियों ने मेरे बेटे और मेरी बहू का क्या हाल किया है। अपनी बेटियों की इस हरकत पर रानी परी को बहुत गुस्सा आता है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी सब कुछ ठीक कर देती हूँ। उसके बाद रानी परी दूल्हा और दुल्हन को 2 जादुई गुलाब जामुन खाने के लिए देती है। वो गुलाब जामुन खाते ही वो दोनों फिर से खूबसूरत हो जाते हैं। उसके बाद रानी परी अपनी 7 बेटियों को दरबार में बुलाकर डांटने लगती हैं। आज तुम 7 ने अपनी हरकतों से सभी लोगों के सामने मेरी नाक कटवा दी। इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन अगर अगली बार तुम 7 ने इस तरह की कोई भी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस तरह से रानी परी अपनी 7 बेटियों को चेतावनी देकर उनके मन में डर बैठाने की कोशिश करने लगती हैं। लेकिन सिंड्रेला और उसकी 6 बहनों के कानों में जूं तक नहीं रेंगती और वो 7 अपनी शरारतें जारी रखती हैं और इससे बिल्कुल भी बाज नहीं आती। इसी तरह एक दिन वो 7 परियां पृथ्वी लोक के जंगल में घूम रही थी। तभी उन्हें वहाँ एक जादूगरनी तपस्या करते हुए दिखाई देती है। जादूगरनी को देखते ही उन 7 बहनों के मन में शरारत सूझती है। लगता है ये जादूगरनी आंटी कई सालों से इसी जगह पर बैठी हैं। चलो इन्हें थोड़ा ठंडी ठंडी हवा खिला कर लाते हैं। फिर 7 परी बहनें अपनी जादुई शक्ति से उस जादूगरनी को हवा में उड़ाते हुए नदी के बर्फीले पानी में गिरा देती हैं। तभी अचानक उस जादूगरनी का ध्यान भंग हो जाता है और वो ठंडे पानी में झटपटाने लगती हैं। ये नजारा देखकर उन 7 बहनों को बहुत मजा आता है और वो सभी जोर जोर से हंसने लगती हैं। अच्छा, तो ये हरकत तुम 7 ने की है। मेरी सालों की तपस्या भंग करके तुम 7 परियों ने बहुत गलत किया है। अब मैं तुम सबको तुम्हारी इस दुष्टता की सजा दूंगी। फिर वो जादूगरनी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से उन 7 परी बहनों को कोयले की तरह काली बना देती है।
साथ ही उनके बाल किसी बूढ़ी औरत की तरह सफेद हो जाते हैं। अपना ये डरावना रूप देखकर उन 7 बहनों को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी जादुई छड़ी से उस जादूगरनी पर हमला कर देती हैं। लेकिन वो जादूगरनी बहुत ही ताकतवर और तपस्वी थी, इसीलिए उन पर उन परियों की शक्ति का कोई असर नहीं होता। तभी वो जादूगरनी वहाँ से अदृश्य हो जाती हैं। उसके बाद सिंड्रेला और उसकी 6 बहनें अपनी शक्ति से अपने रूप को बदलने की कोशिश करती हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ लाख कोशिश करने के बाद भी रानी परी अपनी बेटियों के काले रंग को नहीं बदल पाती। उधर जब ये बात दूसरी परियों को पता चलती है तो वो सभी परियां उन 7 परी बहनों का मजाक उड़ाकर उनकी बेइज्जती करने लगती हैं। इस तरह वो 7 परी बहनें अपने काले रंग के साथ जीने पर मजबूर हो जाती हैं। उस दिन के बाद से वो 7 परियां सुधर जाती हैं और सभी के साथ अच्छे से रहने लगती हैं। इसी तरह एक दिन वो 7 बहनें आपस में बातें कर रही थीं। चलो एक काम करते हैं, हम सभी उस जादूगरनी आंटी से चलकर माफी मांग लेते हैं। वो बहुत ही अच्छे दिल की हैं, शायद वो हमें माफ कर देंगी। हाँ सिंड्रेला, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। चलो हम चलकर उनसे माफी मांगते हैं। फिर वो 7 बहनें उस जादूगरनी से माफी मांगने के लिए उसी जंगल में पहुंच जाती हैं और जादूगरनी से शर्मिंदगी से माफी मांगने लगती हैं। उस जादूगरनी को उन 7 बहनों पर तरस आ जाता है और वो उन्हें माफ कर देती हैं। फिर वो जादूगरनी अपनी जादुई छड़ी से उन 7 बहनों को फिर से बहुत ही खूबसूरत बना देती हैं। उसके बाद वो 7 बहनें उस जादूगरनी का शुक्रिया अदा करके वहाँ से अपने परीलोक वापस चली जाती हैं। परीलोक जाकर वो अपनी माँ को उस जादूगरनी के बारे में वो सारी बातें बताती हैं। उनकी माँ उन्हें फिर से खूबसूरत देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। फिर कुछ ही दिनों बाद रानी परी अपनी 7 बेटियों की बहुत ही अच्छे 7 राजकुमार भाइयों से शादी करा देती हैं। फिर वो 7 बहनें अपने पतियों के साथ अपने ससुराल चली जाती हैं और खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती हैं। ऐसे ही समय बीतने लगता है। फिर कुछ ही दिनों बाद वो 7 बहनें गर्भवती हो जाती हैं और कुछ ही महीनों के बाद वो बहनें 7 प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म देती हैं। उसके बाद वो 7 बहनें अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। अभिषेक की शादी ऐश्वर्या से हुई थी। ऐश्वर्या बहुत खूबसूरत थी। शादी के 4 साल बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई। फिर जब छोटे भाई अनुराग की शादी हुई तो खुश रहो बेटी, जल्दी ही हमारे घर में खुशखबरी सुनाना। निशा का रंग बहुत काला था, जबकि उसकी जेठानी ऐश्वर्या बहुत गोरी थी। ऐश्वर्या बहुत ही घमंडी और नकचड़ी भी थी। वो घर का कोई भी काम नहीं करती थी। निशा बहुत ही सीधी सादी थी। ऐश्वर्या ने निशा के आते ही घर के सारे काम की जिम्मेदारी उस पर ही डाल दी। कुछ दिनों बाद एक बार ऐश्वर्या की बहन विद्या जब उनके घर पर आई तो ऐश्वर्या, तेरी देवरानी इतनी काली है, तुम लोगों ने शादी से पहले देखा नहीं था क्या? अरे अनुराग की लव मैरिज हुई है, हम क्या कर सकते थे, उनकी ही पसंद है। दोनों बहनें कहकर हंस पड़ी। निशा ने उनकी सारी बातें सुन ली थी और वो बेचारी उदास हो गई। एक दिन जब निशा बाजार से सब्जी लेकर घर आ रही थी, तभी उसने देखा कि सड़क के किनारे एक औरत जमीन पर गिरी हुई थी और उसके झोले में से सामान इधर उधर बिखर गया था। निशा ने उसके झोले में सारा सामान रखकर उसे थमा दिया, उसको बैठाकर पानी पिलाया। उसके हाथों पर चोट लग गई थी तो निशा ने तुरंत अपने रुमाल से उसके घाव को साफ कर दिया और अपने दुपट्टे का एक टुकड़ा फाड़कर उस पर बांध दिया। आपको कहाँ जाना है? मैं रास्ता भूल गई हूँ।
क्या तुम्हें पता है कि शिवनाथ चौक कहाँ पर है? चलिए मैं आपको वहाँ तक छोड़ देती हूँ, मैं भी वहीं पर जा रही हूँ। निशा ने एक रिक्शा रुकवाया और उसको सहारा देकर बिठा दिया। जब रिक्शा शिवनाथ चौक पहुँचा तो वो औरत उतर गई और उसने निशा को अपने झोले में से एक मस्कारा निकाल कर दिया और बोली, मैं एक जादूगरनी हूँ बेटी, और ये एक जादुई मस्कारा है, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काकी। निशा ने वो मस्कारा ले लिया और वो जादूगरनी वहाँ से चली गई। निशा ने घर आकर वो मस्कारा खोलकर अपनी आँखों में लगा लिया। जब दूसरे दिन वो सुबह उठी तो उसने अपना चेहरा आईने में देखा और वो हैरान रह गई और अपने पति से बोली, ये देखिए, मैं तो भाभी की तरह गोरी हो गई हूँ। अनुराग ने निशा को देखा तो वो उसे देखता ही रह गया और फिर बोला, ये कैसे हुआ? तब निशा ने अनुराग को सारी बात बताई। निशा रोज रात को वो मस्कारा लगाकर सोती। उसकी शादी को लगभग 1 साल हो गए थे। अब उसकी तो दुनिया ही बदल गई थी। निशा माँ बनने वाली थी। जब घर में सबको इस बात का पता चला तो सब बहुत खुश हुए। ऐश्वर्या तो जल भुनकर राख हो गई थी। एक बार उसकी जेठानी की बहन विद्या फिर आई और उसको देखते ही बोली, अरे ऐश्वर्या, ये प्लास्टिक सर्जरी कराकर आई है क्या? अरे नहीं, पता नहीं कैसे ये इतनी गोरी हो गई और अब तो माँ भी बनने वाली है। घर में उसकी इज्जत बढ़ गई है, जैसे मैं कुछ हूँ ही नहीं। निशा का खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आया था। ऐश्वर्या को इस बात पर बहुत गुस्सा आता था। उसने एक दिन निशा को मस्कारा लगाते हुए देख लिया। एक दिन जब निशा किसी काम से बाहर गई थी, ऐश्वर्या सीधा उसके कमरे में गई और उसके जादुई मस्कारे का डब्बा उठाकर अपने कमरे में लेकर चली गई। उसने उसकी जगह बिल्कुल वैसा ही मस्कारा उसके टेबल पर रख दिया। ऐश्वर्या जब सोने गई तो रात में उसने मस्कारा अपनी आँखों में लगा लिया। जब वो सुबह उठी तो उसके पूरे चेहरे पर लाल लाल दाने निकल गए थे। वो रोते हुए अपनी सास के पास आई और बोली, अरे ये क्या हुआ बहू? ऐश्वर्या ने उनको वो सारी बातें बताई। ऐश्वर्या, जलन की भी कोई सीमा होती है। निशा बेचारी पहली बार थोड़ी सी खुश हुई थी, पर तुमसे तो उसकी खुशी देखी ही नहीं गई। माँ जी, जब से उसने ये मस्कारा लगाना शुरू किया है, हर जगह उसी को सब पूछते हैं। मैं तो किसी को दिखाई भी नहीं पड़ती। रंग तो मेरा भी गोरा ही था ना। निशा पीछे खड़ी होकर सब कुछ सुन रही थी। जब से मैं इस घर में आई हूँ, तब से अपने काले होने का तंज झेल रही हूँ। आप मेरी जेठानी हैं। बजाय इसके कि आप मेरा साथ देती, अपनी बहन के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ाती हैं। मेरे काले रंग का मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, काले को काला ही कहेंगे ना, इसमें नाराज होने की क्या बात है। बहरहाल जादुई मस्कारा उसी के लिए है जिसको वो मिला है। मेरा मस्कारा मुझे वापस कर दीजिए। ऐश्वर्या ने उसका मस्कारा चुपचाप उसे वापस दे दिया। ऐश्वर्या ने अपनी मस्कारे वाली डिब्बी रख ली और उसकी रखी हुई डिब्बी उसे वापस कर दी। ऐश्वर्या दिन रात अपने कमरे में ही पड़ी रहती। डॉक्टर को भी दिखाया, पर उसके चेहरे का रंग काला पड़ता जा रहा था। कई महीने बीत गए। एक दिन ऐश्वर्या रोते हुए निशा के पास आई और बोली, निशा, मुझे माफ कर दो, मैं बदले की आग में जल रही हूँ। अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हारे दिल पर क्या गुजरती रही होगी जब सभी तुम्हारा मजाक उड़ाते होंगे। उसका ये हाल देखकर निशा बहुत दुखी हुई, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी।
सिवाय तसल्ली देने के। ऐश्वर्या बिल्कुल बदल गई थी। निशा के साथ मिलकर घर का सारा काम भी करती और उसका ध्यान भी रखती। एक दिन जब निशा सब्जी लेने बाजार जा रही थी तो अचानक वही जादूगरनी उसे फिर से दिखाई पड़ी। वो झट से उसके पास पहुंच गई और उसने उसके पैर छूकर कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा पूरा जीवन ही बदल दिया। चलिए आज आप मेरे घर चलिए। मैं आपको अपने हाथों का बना हुआ खाना खिलाना चाहती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो निशा, इसीलिए जादुई मस्कारे ने तुम्हारी मदद की। आप मेरी जेठानी ऐश्वर्या को पहले जैसा कर दीजिए। उसको अपने किए की बहुत बड़ी सजा मिल चुकी है। वो बहुत पछता रही है और हो सके तो उन्हें भी एक संतान दे दीजिए। तब उसने अपने झोले से निकालकर एक क्रीम का डब्बा उसे दिया और बोली, उससे कह देना अगर वो अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ेगी तो इस क्रीम का कोई भी फायदा नहीं होगा। और हाँ, तुम 5 गरीब औरतों को खाना खिला देना। समझ लेना मैंने खा लिया। ये कहकर वो जादूगरनी तुरंत वहाँ से गायब हो गई। जब निशा घर आई तो उसने ऐश्वर्या को वो क्रीम देते हुए कहा, भाभी आपको अपने आप को बदलना होगा, तभी ये जादुई क्रीम अपना जादू दिखा पाएगी। आपका चेहरा पहले जैसा हो जाएगा और आपको संतान का सुख भी प्राप्त होगा। निशा, मैं अपने आप को पूरी तरह से बदल दूंगी। बस एक बार मेरा चेहरा पहले जैसा हो जाए और मेरी गोद भर जाए। कुछ ही दिनों बाद दोनों देवरानी जेठानी ने प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म दिया। अब दोनों बहुएं प्रेम से रहने लगी। फिर एक दिन, छोटी बहू, तुम्हारी जादुई क्रीम और मस्कारा तो वाकई जादुई है। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। दोनों बहुएं मुस्कुराकर अपने बच्चों को प्यार से दादी की गोद में डालकर अपने कामों में व्यस्त हो गयीं। एक बार की बात है, परी देश में प्रीता और सोनाक्षी नाम की 2 अच्छी परी बहनें रहती थी। उन दिनों प्रीता और सोनाक्षी परी गर्भवती थी और अपना ज्यादातर समय परी देश के साथ साथ पृथ्वी की सुंदर जगह पर घूमकर बिताया करती थी। इसी तरह एक दिन प्रीता और सोनाक्षी परी पृथ्वी की खूबसूरत पहाड़ी की ओर जा रही थी कि तभी उन्हें नीचे खेतों में कुछ औरतें काम करती हुई दिखाई देती हैं। वो सभी औरतें गर्भवती थी और बहुत ही कमजोर हो गई थी। उन्हें इस तरह धूप में काम करते देख प्रीता और सोनाक्षी परी को बहुत बुरा लगता है। अरे, ये सभी औरतें इस वक्त गर्भवती हैं और इस कड़ी धूप में काम कर रही हैं। इस तरह तो इन सभी की सेहत खराब हो जाएगी। हमें अभी जाकर इनसे बात करनी चाहिए। उसके बाद प्रीता और सोनाक्षी परी उन सभी औरतों के पास जाकर उनसे कहती हैं, देखो, तुम सब इस वक्त गर्भवती होने के बावजूद इस तरह खेतों में क्यों काम कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता, ऐसा करने से तुम्हारे होने वाले बच्चों पर बुरा असर पड़ सकता है। हम आपकी बात से सहमत है परी जी, लेकिन हम क्या करें? खेतों में काम करना हमारी मजबूरी है। हम सभी ने राजपाल नाम के एक अमीर आदमी से ढेर सारा कर्ज लिया था, लेकिन गरीबी की वजह से हम उसका कर्ज नहीं चुका पाए। इसीलिए अपना कर्ज वसूल करने के लिए वो हमसे अपने खेतों में काम करवाता है। यहाँ काम करने के सिवा हमारे सामने कोई और रास्ता नहीं है। उन औरतों की दुख भरी बातें सुनकर प्रीता और सोनाक्षी परी को बहुत बुरा लगता है और वो उनकी मदद करने का फैसला करती हैं। तुम लोग फिक्र मत करो, हम तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर देंगे। उसके बाद प्रीता और सोनाक्षी परी उन औरतों को गांव के पास वाले मैदान में ले जाती हैं और फिर प्रीता परी अपनी जादुई शक्ति से
वहाँ बहुत बड़ी लाल चूड़ियाँ प्रकट कर देती है। ये जादुई लाल चूड़ियाँ हैं। ये तुमको रोज खाने के लिए स्वादिष्ट खाना देंगी, जिसे खाकर तुम सभी स्वस्थ रहोगे और तुम्हारे होने वाले बच्चे बहुत ही बुद्धिमान और शक्तिशाली होंगे। इतना ही नहीं, ये जादुई लाल चूड़ियाँ तुम सभी को रोज ढेर सारे पैसे भी देंगी। परी के इतना कहते ही लाल चूड़ियों से ढेर सारे पैसे और खाने के सामान बाहर निकलने लगते हैं। ये देख सभी गरीब औरतें खुश हो जाती हैं। उसके बाद सोनाक्षी परी अपनी जादुई शक्ति से उन जादुई लाल चूड़ियों के चारों तरफ एक जादुई दीवार बना देती है। तुम सबके अलावा दूसरा कोई भी इस दीवार को पार करके अंदर नहीं जा सकता। अच्छा, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। इतना कहकर प्रीता और सोनाक्षी परी वहाँ से चली जाती हैं। फिर अगले दिन से वो जादुई लाल चूड़ियाँ सभी औरतों को ढेर सारा खाने का सामान और बहुत सारे पैसे देने लगती है। उसके बाद वो सभी औरतें राजपाल को पैसे देकर अपना सारा कर्ज चुका देती हैं। अचानक उन औरतों के पास इतने सारे पैसे देखकर राजपाल को बहुत आश्चर्य होता है। अरे, इन सब गरीब औरतों के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आने लगे? लगता है इसमें जरूर कोई रहस्य है। उसके बाद राजपाल उन औरतों पर नजर रखने लगता है। फिर शाम होते ही वो औरतें जादुई लाल चूड़ियों के पास पैसे और खाना लेने पहुंच जाती हैं। राजपाल देखता है कि जादुई लाल चूड़ियों के अंदर से ढेर सारे स्वादिष्ट खाने से सजी थालियां बाहर आने लगती हैं और फिर अगले ही पल चूड़ियों के अंदर से एक एक कर ढेर सारे नोटों के बंडल बाहर गिरने लगते हैं। उसके बाद वो औरतें खाना और पैसे लेकर वहाँ से चली जाती हैं। ये देख राजपाल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे, ये जादुई लाल चूड़ियाँ अचानक हमारे गांव में कहाँ से आ गई? ये लाल चूड़ियाँ तो मुझे करोड़पति बना सकती हैं। मैं इसे उठाकर अपने घर ले जाऊंगा। इतना कहकर राजपाल लाल चूड़ियों को उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो दीवार के पास पहुंचता है कि तभी उसे जोरदार बिजली का झटका लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। अरे, मर गया रे! अचानक मुझे बिजली का झटका कैसे लग गया? कोई बचाओ मुझे! लेकिन इसके बाद भी राजपाल नहीं मानता। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन जादुई लाल चूड़ियों को लेकर जाऊंगा। लेकिन तभी अचानक लाल चूड़ियों से एक बड़ी सी तलवार बाहर निकल आती है। इतनी बड़ी तलवार देख राजपाल डर के मारे कांपने लगता है। अगर तू अपनी सलामती चाहता है लालची इंसान, तो चुपचाप यहाँ से भाग जा, वरना ये तलवार तेरी जान ले लेगी। उसके बाद वो तलवार राजपाल की ओर बढ़ने लगती है। ये देख राजपाल घबरा जाता है। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसके बाद राजपाल डर के वहाँ से भाग जाता है और दोबारा कभी जादुई लाल चूड़ियों के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। दूसरी तरफ कुछ महीने बाद गांव की औरतें अपने अपने बच्चों को जन्म देती हैं और उन सभी औरतों के बच्चे बहुत ही सुंदर और तंदुरुस्त थे। उधर प्रीता और सोनाक्षी परी की भी डिलीवरी हो जाती है और वो खूबसूरत बच्चों को जन्म देती हैं। फिर सभी औरतें अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। महक किचन में खाना बना रही थी, तभी उसे घर के बाहर से आवाज आती है। अरे ओ रमा बहन! महक जल्दी से किचन से बाहर आती है तो वो देखती है कि एक पड़ोस की औरत उनके घर पर आई है। नमस्ते सीता आंटी। अरे बहू, रमा कहाँ पर है? मेरी बहू का बेटा हुआ है और आज हमारे घर में पूजा रखी है मैंने। रमा बहन को पूजा में भेज देना। लेकिन आंटी जी, वो किसी काम से बाहर गई हैं। थोड़ी देर बाद आ जाएंगी तो मैं उनको भेज दूंगी
और अगर उनको आने में देर हो गई तो मैं खुद ही आ जाऊंगी। अरे नहीं, तू रहने देना। अगर रमा आ जाए तो उसे भेज देना, तुम मत आना। ठीक है, मैं उनको भेज दूंगी। महक उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। महक रामपुर गांव में रहती थी। उसकी शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उसको संतान का सुख नहीं मिला था। गांव के सभी लोग उसको बाज कहते थे और गांव के सभी लोग उससे बात करना भी पसंद नहीं करते थे। गांव की औरतें अपनी बहुओं को महक से मिलने और बोलने से मना करती थीं। कुछ देर बाद महक की सास रमा घर पर आ जाती हैं, तो महक अपनी सास को बताती है कि पड़ोस वाली सीता आंटी उनको बुलाने आई थी। माँ जी, सीता आंटी आई थी। उनकी बहू को बेटा हुआ है और आज उनके घर में पूजा है। उन्होंने आपको बुलाया है। जिनकी शादी को अभी 1 साल ही हुआ है, उनके भी घरों में संतान का सुख प्राप्त हो चुका है, लेकिन एक मेरा घर है। मेरे घर में तो बांझ आई है। कितने साल हो गए शादी को, लेकिन अभी तक बच्चे का मुंह नहीं देखा। हे भगवान, इस बांझ को उठाता भी नहीं है। निकल जा मेरे घर से, मैं अपने बेटे की कहीं और शादी करवा दूंगी। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? जब भी भगवान की मर्जी होगी तभी मुझे संतान का सुख मिलेगा। तभी महक का पति सनी वहाँ पर आ जाता है और कहता है, भगवान कभी नहीं चाहेंगे कि तू माँ बने, क्योंकि तू एक बांझ है। मेरी किस्मत फूटी थी जो मेरी शादी तुझसे हुई है। जब से तुझसे शादी हुई है मेरी जिंदगी खराब हो गई है। सब दोस्त मेरा मजाक बनाते हैं कि कब बाप बनेगा। जी तो कहता है तुझे जान से मार डालूं। तेरी ये मनहूस शक्ल देखने से आजादी तो मिलेगी। इतना कहकर सनी महक को धक्का दे देता है और महक गिर जाती है। गिरने की वजह से उसके सर में चोट लग जाती है। महक बेचारी जोर जोर से रोने लगती है और उसके सर से खून बहने लगता है। हे भगवान, मैं क्या करूं? आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों आपने मुझे माँ के सुख से वंचित रखा है? इस तरह हर रोज महक को अपनी सास और अपने पति की बातें सुननी पड़ती थी। एक दिन महक अपने पड़ोस में जाती है। पड़ोस के घर में एक छोटा बच्चा था जिसका नाम बंटी था। जैसे ही महक उस बच्चे को देखती है, वो तुरंत उस बच्चे को गोद में उठा लेती है। अरे रिया, बंटी तो बहुत बड़ा हो गया है और कितना क्यूट भी लग रहा है। दीदी, बंटी बहुत शरारती है। पूरा दिन इधर से उधर भागते ही रहता है। हर वक्त कुछ न कुछ शरारत ही करता रहता है। मुझे चैन से काम भी नहीं करने देता है। तो ठीक है, मैं इसे अपने साथ अपने घर ले जाती हूँ और तुम अपना काम आराम से कर लो। तभी उस बच्चे की दादी वहाँ पर आ जाती हैं और गुस्से से कहती हैं, अरे छोड़ो हमारे बच्चे को, तुम इसे नीचे गिरा दोगी। और उस बच्चे की दादी उस बच्चे को उठाकर अंदर ले जाती हैं और अपनी बहू से कहती हैं, तुझे कितनी बार समझाया है, जब ये महक घर में आए तो अपने बच्चे को अंदर लेकर जाया कर। इसका अपना तो कोई बच्चा नहीं है, दूसरे के बच्चे को नजर लगाती रहती है। सब कहते हैं कि इसकी नजर बहुत बुरी होती है। अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो अंदर चली गई थी, ये पता नहीं कब बाहर निकल गया था। उन दोनों की ये बातें महक सुन लेती है और रोते हुए अपने घर चली जाती है। इधर बंटी की माँ रिया को महक के बारे में बहुत बुरा लगता है और वो रात को अपने पति से कहती है, देखिए ना, बेचारी महक दीदी को बच्चा ना होने की वजह से सबसे कितना सुनना पड़ता है उनको। आपको पता है, आज वो घर आई थी। बंटी को उन्होंने अपनी गोद में उठा लिया, लेकिन माँ जी ने उनसे बंटी को छीन लिया। महक दीदी को कितना बुरा लगा होगा ना। माँ जो करती है वो बिल्कुल सही करती हैं। उनकी बात को माना करो और वो कुछ भी गलत नहीं कहती हैं। और सब गांव वाले भी तो बोलते हैं कि बाज की नजर बहुत बुरी होती है। अगर माँ ने उनसे बात करने के लिए मना किया है तो उससे बात मत किया करो और बंटी को उनसे दूर रखा करो। ऐसा बोलकर रिया का पति सो जाता है, लेकिन रिया अभी भी महक के बारे में ही सोच रही थी। हे भगवान, आप महक दीदी की भी गोद भर दो ना। वो बच्चों को कितना प्यार करती हैं। बच्चा ना होने के कारण यहाँ पर सभी लोग उनसे बहुत बुरा बर्ताव करते हैं।
फिर कुछ दिनों बाद रिया महक के घर जाती है। अरे रिया, तुम आओ, अंदर आओ। अरे दीदी, मैं बाजार जा रही थी, छठ पूजा आ रही है ना, तो बस उसी का सामान लेने जा रही हूँ। मैंने सोचा कि आपको भी बोल दूं। दीदी, आप भी इस बार छठ माता की पूजा जरूर करो। मेरा मन कहता है छठ माता आपकी भी गोद जरूर भरेंगी। रिया की बात सुनकर महक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन रिया, हमारे घर में ये सब नहीं मनाते हैं। मुझे तो पता भी नहीं है कि इस पूजा में क्या क्या करते हैं। रिया, क्या सच में छठ माता मुझे बच्चे का सुख देंगी? सच में दीदी, आप मेरा विश्वास तो करो। माता बहुत दयालु हैं और वो सबकी बहुत जल्दी सुनती हैं। आप इस बार पूरी विधि विधान से छठ माता की पूजा कर लेना। मैं आपको सारा कुछ समझा दूंगी। उसके बाद अगले दिन रिया महक को छठ माता की पूजा करने के लिए सारे विधि विधान समझाती है। महक रिया की बात मानकर अगले दिन सारा सामान लाती है और पूजा में लग जाती है। लेकिन महक की सास महक को बहुत भला बुरा बोलती है। ऐसे पूजा करने से तो तुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है, तू बांझ है और बांझ ही रहेगी। अरे रहने दो ना माँ, जो कर रही है करने दो। इससे भी तो पता चले, अगर पाठ पूजा करने से ये बच्चे होते तो कोई इसकी तरह ना होता। सनी, रिया ने मुझे विश्वास दिलाया है कि अगर मैं पूरी श्रद्धा से छठ माता की पूजा करूंगी तो मुझे संतान का सुख जरूर प्राप्त होगा। उसने तुमसे झूठ बोला होगा और तुमने उसके ऊपर विश्वास भी कर लिया। तुम तो सच में बहुत बड़ी बेवकूफ हो। महक किसी की भी बात की परवाह नहीं करती और अपनी पूजा में लग जाती है और अगले 4 दिन तक पूरी श्रद्धा से, पूरे विधि विधान से मन लगाकर पूजा करती है और सुबह घाट पर जाकर सूर्य को नमस्कार करती है। उसकी सच्ची भक्ति से साक्षात छठ माता उसके सामने प्रकट हो जाती है। महक, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ। तुमने मेरी पूजा पूरे विधि विधान से की है और मेरा ये व्रत करने से संतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। मैं तुम्हें भी संतान का वरदान देती हूँ। इसके बाद कुछ ही दिनों में परिवार को महक की माँ बनने की खुशखबरी मिलती है। खुशखबरी सुनकर वो लोग बहुत खुश होते हैं। महक, मुझे माफ कर दो। बच्चा ना होने के कारण मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया है। हमेशा तुम्हें भला बुरा कहा है। मैंने तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, आप सारी पुरानी बातें भूल जाइए। महक, मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरा बच्चा आने वाला है। वो मुझे पापा बोलेगा। अब से मैं अपने बच्चे और तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। फिर कुछ महीनों के बाद महक 2 जुड़वा बेटे और बेटी को जन्म देती है और सब बहुत खुश होते हैं और छठ माता का धन्यवाद करते हैं। और उस दिन से महक अपने बच्चों और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। सोनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में शांति नाम की एक महिला अपने पति युवराज के साथ रहती थी। युवराज शहर में एक फैक्ट्री में काम करता था और उनकी शादी हुए 2 साल हो गए थे। लेकिन अभी तक शांति को कोई औलाद का सुख नहीं मिला था। और दूसरी तरफ युवराज किसी और लड़की से प्यार करने लगता है। अब युवराज घर में आकर हर छोटी मोटी बात पर शांति से लड़ाई करने लगता है। एक दिन शांति युवराज को खाना बनाकर देती है और युवराज जैसे ही खाना खाता है वो शांति पर चिल्लाने लगता है। ये कैसा खाना बनाया है तुमने? कोई काम तुमसे ठीक से नहीं होता क्या? जी, इसमें मेरी क्या खराबी है? ठीक तो बना है खाना। लेकिन युवराज खाना टेबल पर ही छोड़कर चला जाता है। और दूसरी तरफ शांति ये सोच रही थी कि आखिर युवराज को क्या हो गया है? ये मुझसे अच्छे से बात क्यों नहीं करते? हर बात पर गुस्सा क्यों हो जाते हैं? फिर कुछ दिनों बाद युवराज शांति से बोलता है, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उसके साथ ही रहना चाहता हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपकी पत्नी हूँ। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? युवराज शांति की कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है।
लेकिन शांति को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। बेचारी शांति अब बिल्कुल अकेली हो गई थी और अकेले ही घर में रहती थी। एक दिन वो काम कर रही थी और अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर से चेक करवाने पर उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। शांति ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो घर वापस आ जाती है। अभी फैक्ट्री जाकर युवराज को ये बताती हूँ। ये बात सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और मेरे पास वापस आ जाएंगे। लेकिन ये सोचते ही उसे याद आता है कि युवराज तो दूसरी औरत के लिए उसे छोड़कर चला गया है। अब मुझे अकेले ही अपने बच्चे का ध्यान रखना होगा। अब शांति ने घर पर ही सिलाई का काम शुरू कर दिया था, जिससे कि उसके घर का गुजारा हो रहा था। और कुछ ही महीनों बाद शांति एक लड़के को जन्म देती है, जिसका नाम वो प्रेम रखती है। प्रेम बहुत शरारती था। कुछ समय के बाद प्रेम स्कूल जाने लगता है। शांति उसे स्कूल छोड़ने और शाम को उसे वापस स्कूल से लेने भी जाती थी। बेटा आराम से चला करो, मेरा हाथ पकड़ के चलो, इधर उधर भागना नहीं है। ठीक है माँ। एक दिन शांति प्रेम को लेने के लिए रोड के दूसरी तरफ खड़ी थी। प्रेम अपनी माँ को देखकर भागकर अपनी माँ के पास आने लगता है कि तभी दूसरी तरफ से एक गाड़ी आ रही थी। तभी शांति अपने बेटे को बचाने के लिए भागती है। तभी एक दुर्घटना घटती है। इस दुर्घटना में शांति की एक टांग टूट जाती है और वो अपाहिज हो जाती है, जिसकी वजह से शांति अब भारी सामान नहीं उठा पाती थी। शांति एक दिन बाजार से कुछ सामान लेकर आती है और घर पर आकर बैठ जाती है और वो बहुत ही ज्यादा थक जाती है। तभी प्रेम अपनी माँ को देखता है और बोलता है, माँ मेरी वजह से तुम्हें ये चोट लगी है ना? नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत सोचो, तुमसे बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। प्रेम अब बड़ा हो गया है, उसकी अब अच्छी जगह नौकरी भी लग गई है। शांति एक दिन अपने बेटे से बोलती है, बेटा अब तुम कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो, मुझसे अब और काम नहीं होता। मेरे लिए तो हमेशा मेरी माँ ही खाना बनाएंगी। फिर उसकी माँ प्रेम के लिए एक लड़की देखकर उसकी शादी कर देती है। लेकिन प्रेम की पत्नी रीमा का बर्ताव अपनी सास के लिए कुछ ठीक नहीं था। वो हर छोटी बात पर शांति से लड़ना शुरू कर देती थी और शांति से बहुत काम भी करवाती थी। लेकिन शांति ने अभी अपने बेटे को ये सब बताया नहीं था। एक दिन शांति की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उसको बहुत खांसी भी हो गई थी। बेटा मुझे एक गिलास पानी देना। लेकिन रीमा का कोई जवाब नहीं आता। वो अपने दोस्तों से फोन पर बात कर रही होती है। शांति उसे फिर से आवाज लगाती है, बेटी जल्दी पानी लाना, मुझे सांस नहीं आ रही है बेटी। ये बुढ़िया कभी भी आराम से बात करने नहीं देती है, साली बुढ़िया। और वो गुस्से में उसे पानी का गिलास देती है। कुछ दिन बाद रीमा शांति से बोलती है, कल घर पर मेरी कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं और उनके लिए सारा खाना आप ही बनाएंगी, समझी? अगले दिन रीमा के कुछ फ्रेंड्स आ जाते हैं और शांति बेचारी उन सबके लिए सारा खाना बनाती है। रीमा के सारे फ्रेंड्स खाना खा रहे थे। तभी शांति सब्जी लेकर आती है और टेबल पर रखते समय वो सब्जी रीमा के फ्रेंड के ऊपर गिर जाती है और उसके सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। ओह माय गॉड, मेरी सारी ड्रेस खराब कर दी तुम्हारी सपाहिज नौकरानी ने।
तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? तभी वहाँ पर प्रेम आ जाता है और अपनी पत्नी रीमा को एक जोरदार चाटा मारता है। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी माँ से ऐसी हालत में काम करवा रही हो। और तुम सब निकलो अभी के अभी मेरे घर से। जिसे तुम अपाहिज नौकरानी बोल रही हो वो मेरी माँ है, इस घर की मालकिन। और प्रेम रीमा की सभी फ्रेंड्स को घर से भगा देता है और अपनी पत्नी से भी घर से जाने को कहता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से ही तुम्हारी ये हालत हुई थी और आज मेरी ही पत्नी की वजह से तुम्हें इतनी बेइज्जती सहन करनी पड़ी। प्रेम प्रेम मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। माँ मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें ये अपाहिज शब्द सुनना पड़ रहा है। अगर तुम मुझे उस दिन नहीं बचाती तो तुम बिल्कुल ठीक होती और मेरी पत्नी की वजह से तुम्हें इतनी बेइज्जती सहन नहीं करनी पड़ती। ऐसा मत बोलो बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। प्रेम की ये बातें सुनकर रीमा की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो शांति से माफी मांगती है। माँ जी मुझे माफ कर दो, आगे से मैं आपके साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं करूँगी। मैं आपको बहुत खुश रखूंगी माँ। फिर शांति रीमा को माफ कर देती है और उसके बाद से सभी मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगते हैं। रामपुर नाम के एक गांव में सीता अपने परिवार के साथ रहती थी। सीता गर्भवती थी और वो माँ बनने वाली थी। एक दिन उसकी सास पुष्पा उससे कहती है, सुन सीता, इस बार तो मुझे पोता ही चाहिए और याद रखना, अगर पोते की जगह पोती हुई ना तो देख लेना मैं तेरा क्या हाल करती हूँ और तुझे इस घर में रहने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे फिर से पोती नहीं बल्कि पोता चाहिए, समझी तू? पर माँ जी, जो भगवान ने मेरे नसीब में लिखा होगा वही होगा ना, भला इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? सब तो भगवान के हाथ में होता है। देख सीता, मैं ये सब नहीं जानती हूँ, ये सब तुझे ही देखना है। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, मुझे पोता चाहिए मतलब पोता ही चाहिए। चल अब ये सब छोड़, पहले तू जाकर मेरे लिए खाना लेकर आ। सीता तुरंत अपनी सास के लिए खाना लेने के लिए वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर उसकी सास की एक सहेली आती है और वो काफी ज्यादा खुश होती है। साथ ही उनके हाथ में एक मिठाई का डब्बा भी होता है। तभी पुष्पा अपनी सहेली से कहती है, आओ आओ मीनल, इतने दिनों बाद आज मेरे घर कैसे आना हुआ? अचानक मेरी याद कैसे आ गई तुझे? और ये मिठाई का डब्बा क्यों लेकर आई है तू? अरे कुछ खास नहीं, दरअसल आज मेरी बहू ने एक बेटे को जन्म दिया है, इसीलिए आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। ये ले, तू पहले मुँह मीठा कर। क्या तेरी बहू को बेटा हुआ है? अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो। ना जाने मुझे ये दिन कब देखने को मिलेगा। देख, एक मेरी बहू है, एक बेटी को पहले ही जन्म दे चुकी है। सोच रही हूँ इस बार पोता हो जाता तब जाकर मेरी जान में जान आती, पर अब देखो क्या होता है। अरे तू चिंता मत कर, जो भगवान ने लिखा होगा वही होगा। तेरे कहने से पोता पोती थोड़ी ना होंगे। दोनों सहेलियां आपस में बातें कर रही थी कि तभी वहाँ पर खाना लेकर सीता आ जाती है और अपनी सास की सहेली को देखकर उनसे कहती है, नमस्ते माँ जी, आप कब आई? रुकिए, मैं अभी आपके लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं बहू, रहने दो, मैं तो बस तुम लोगों का मुंह मीठा करवाने आई थी। वो क्या है ना, आज मेरी बहू ने एक बेटे को जन्म दिया है। लो मिठाई खाओ। चलो अभी तो मैं चलती हूँ, अभी मुझे पूरे गांव में मिठाई बांटनी है। उसके बाद पुष्पा की सहेली वहाँ से चली जाती है। तभी पुष्पा गुस्से में अपनी बहू सीता से कहती है,
देख, इसको भी पोता हुआ है, पर पता नहीं ये दिन मुझे कब देखने को मिलेगा। देख ले सीता, मैं तुझे फिर से बता रही हूँ, अगर इस बार पोता नहीं हुआ ना तो देख लेना मैं तेरा क्या हश्र करती हूँ और धक्के मार कर तुझे इस घर से निकाल दूंगी, समझी? सीता उदास होकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ जाकर उदास होकर रोने लगती है और कहती है हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है। माँ जी को पोता चाहिए, पर मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। भगवान, अब तो सब कुछ तेरे ही हाथ में है, सब आपको ही देखना है। कृपया मेरी सास की इस इच्छा को पूरा कर देना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।